मुझे ना ट्रॉमा हो गया है केरला स्टोरी 2 देखकर। देश में इतना कुछ हो रहा है और उसे लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक लिमिट कर रखा है। कौन प्रोपोगंडा बोल रहा था इस मूवी को, इसकी बात तो बच्चे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। और कौन सीबीएफसी पे ये सवाल उठा रहा है कि यूए16 की रेटिंग क्यों दी। सुसाइड, रेप, कसाई नुमा तरीके से बॉडी के 36 टुकड़े ही तो दिखाए ना, इतना तो बच्चे देख सकते हैं। मेरा तो फुल सपोर्ट है सीबीएफसी को। और वैसे भी अब टाइम आ गया है जागने का। इतने जरूरी मुद्दे पर सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने से कुछ नहीं होगा, उस पे सोशल फिल्म्स मतलब पैसा कमाने के लिए बनाना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि रिसर्च करने के लिए टाइम भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। सारी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के साथ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। I mean, मैं तो बाकी के फिल्म मेकर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि थोड़े से करेजियस बनो, समाज को ठीक करने का ट्राई करो, विक्टिम्स की कहानियों का शोषण करो, तभी तो पैसा कमा पाओगे ना। जितनी ज्यादा टिकट बिकेगी उतने ज्यादा लड़कियों के जीवन में बदलाव ला सकते हो शायद। ऑन द सीरियस नोट, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं क्या देखकर आया हूं, क्योंकि वो बिलीवेबल था ही नहीं। लोग हंस रहे थे थिएटर में इस तरह के सब्जेक्ट पे जिसका काम लड़कियों की लाइफ में चेंज लाना है। किसी भी सोशल फिल्म और एक मास फिल्म के बीच में क्या डिफरेंस है। मास फिल्म का सोल पर्पस होता है एंटरटेनमेंट, और अगर एंटरटेनमेंट के साथ सोशल मैसेज को डिलीवर कर दे जैसे बजरंगी भाईजान या जवान ने किया था तो और अच्छा है। पर एक सोशल फिल्म का सोल पर्पस होता है कि सोसाइटी को किसी एक जरूरी मुद्दे पे अवेयर करे, उन्हें समझाए, एक ऐसा मैसेज डिलीवर करे जो समाज में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। इसीलिए आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब भी किसी सोशल इशू पे फिल्म मेकर मूवी बनाए तो उस सब्जेक्ट को बहुत ही सीरियसनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रीट करे। और यहाँ केरला स्टोरी 2 सिर्फ फेल नहीं होती, विक्टिम्स एंड रिलीजियस सेंटिमेंट का मजाक बना के रख देती है। बाय द वे, इस मूवी का केरला से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक विक्टिम इन्होंने बताया है जो केरला से है। ऑल्सो आई फील ये मूवी एंटी मुस्लिम कम और एंटी हिंदू ज्यादा है। बताता हूँ क्यों। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। थोड़े बहुत स्पॉइलर हो सकते हैं आगे, पर क्या ही फर्क पड़ना है क्योंकि जो ट्रेलर में था वही मूवी में है। ये फिल्म 3 हिंदू लड़कियों की कहानी है। सुरेखा जो कोची केरला में रहती है, उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव, लिबरल एंड सेक्युलर हिंदू हैं। मतलब मूवी में ऐसा दिखाया है। दैट मीन्स कि उन्हें और स्मार्ट होना चाहिए। दिव्या जो जोधपुर में रहती है, वो 16 साल की है और उसे रील बनाने का बहुत शौक है, पर उसकी मदर उसे कल्चरल कपड़ों में ही रील बनाने के लिए अलाउ करती है, जो मुझे तो जस्टिफाइड लगा क्योंकि उसकी उम्र 15-16 साल है। और उसके पापा बहुत सपोर्टिव हैं। तीसरी लड़की जो ग्वालियर में रहती है, नेहा, वो एक जेवलिन थ्रोअर है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है और वो नेशनल्स के लिए ट्राई कर रही है और उसके भी पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। अब प्लॉट सुनो। तीनों लड़कियां और उनके माँ बाप का मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और सपोर्टिव होने के बाद भी ये तीनों लड़कियां बहुत ही इजीली 3 मुस्लिम लड़कों से फंस जाती है। फिल्म ने इन तीनों लड़कियों को एकदम बेवकूफ दिखाने की कोशिश की है। ये तीनों लड़कियां उन मुस्लिम लड़कों के बैकग्राउंड के बारे में बात भी नहीं करती है, बहुत ज़्यादा उनसे इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकालती है। ना ही लड़कियां अपने पेरेंट्स से इन्हें इंट्रोड्यूस करती है, ना ही लड़कों के पेरेंट्स से जाके कभी मिलती है। ये लड़कियां डायरेक्ट शादी वाले डिसीजंस ले रही हैं, जो अगेन इनके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, तो वो ना मैच नहीं होता है, वो बिलीवेबल नहीं लगता है। मैं आपको 1 बाय 1 तीनों लड़कियों की कहानी बताता हूँ कि वो कैसे सिचुएशन तक पहुंची। सुरेखा एंड सलीम की कहानी ये है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सलीम ऑलरेडी मैरिड है, तो कायदे से सुरेखा को उसके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। पहला केस तो इनफिडेलिटी को एड्रेस करने का बनता है, पर वो सलीम को लिव इन में रहने के लिए हाँ कर देती है। यहाँ तक भी ठीक था, ग्रे शेड्स ऑफ लाइफ को दिखाया है। पर उसके बाद सलीम जिस घर में जहाँ इन दोनों ने लिव इन स्टार्ट किया, अपनी फर्स्ट वाइफ को लेके आता है और कहता है अब ये भी यहाँ पे रहेगी, मैं डाइवोर्स नहीं कर सकता, उसके लिए मेहर की रकम वापस करना पड़ेगी और मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने सोचा चलो अब सुरेखा सही डिसीजन लेगी और छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट तक वो अपना फोन भी यूज कर रही थी और बाहर आ जा सकती थी, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। पर नहीं, वो सलीम को फिर 3 महीने का टाइम देती है और अब तीनों साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद सुरेखा के साथ जो भी होता है वो विक्टिम की कहानी का बस शोषण करना है। एंड तक ये मैसेज तक समझ नहीं आता कि मूवी कहना क्या चाहती है। एट वन पॉइंट जब सुरेखा को समझ आता है कि वो किस ट्रैप में फंस गई है, वो सलीम को कहती है एपीजे अब्दुल कलाम और उनके जैसे मुसलमानों की वजह से हम तेरे जैसे खराब मुसलमानों पे भरोसा कर लेते हैं।
आई मीन इस डायलॉग का पॉइंट क्या था? दूसरी लड़की दिव्या की कहानी यह है कि उसे डांस की रील्स बनाना बहुत पसंद है और राशिद उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रोवोक करता है कि ऐसे कल्चरल कपड़ों में रील्स बनाएगी तो व्यूज नहीं आएंगे, सेक्सी कपड़े में रील बनाएगी तो मिलियंस में व्यूज आएंगे। उसकी बात में आकर वो ऐसा करती भी है और जब उसकी माँ उसे कन्फ्रंट करती है ऐसी प्रोवोकेटिव रील ना बनाने के लिए तो वो राशिद के साथ भाग जाती है, शादी करती है और फिर दिव्या से आलिया बन जाती है धर्म परिवर्तन करके। इस कहानी में भी मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है जहां दिव्या बच सकती थी, पर क्योंकि इन्हें बहुत बेवकूफ दिखाया है तो दिव्या अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाती है। और हाँ, जिस पुलिस स्टेशन में ये कन्फ्रंटेशन होता है वहां के पुलिस वालों को राशिद और दिव्या के माँ बाप डॉक्यूमेंट्स देते हैं ये प्रूव करने के लिए कि लड़की की एज 16 साल है या 18 साल की। गेस व्हाट, पुलिस वाला दोनों डॉक्यूमेंट देखने के बाद बोलता है डॉक्यूमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट तो है पर जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती दिव्या राशिद के साथ रहेगी। आई मीन क्या ये बिलीवेबल है कि पुलिस बिना ब्राइब लिए इस तरह का फैसला लेगी? तीसरी लड़की नेहा के साथ सबसे ज्यादा बुरा होता है। उसे मोहम्मद फैजान हिंदू बनकर बेवकूफ बनाता है। ये लड़की भी अपने पेरेंट्स को एक बार भी ये नहीं बताती कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और डायरेक्ट शादी कर लेती है। उसके पापा उससे नाराज होकर रिश्ता तोड़ देते हैं और फिर ये फैजान के साथ आगरा चली जाती है। फैजान जब उसे अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करता है, नेहा थोड़ी बहुत देर धोखे का पेन फील करती है पर उसके बाद एक्सेप्ट कर लेती है फैजान और इस्लाम को। फैजान नेहा को, जो अब नफीसा है, उसे अपने अम्मी के कोठे पे छोड़ देता है और मल्टीपल लोग उसका रेप करते हैं। यहाँ तक आपको सुन के लगेगा अरे ये तो रियल विक्टिम्स की कहानी लग रही है, इसमें प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है, ये फिल्म तो अच्छी होगी। पर अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, ये सब कहानियां आई एम श्योर रियल है और इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स भी है जैसा प्रोड्यूसर्स ने क्लेम किया है, पर इन्हें दिखाने का तरीका बिलीवेबल नहीं है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। मैक्सिमम कोशिश है कि किसी एक तबके को फिल्म कैटर करे, जो मुझे लगता है इनजस्टिस है रियल विक्टिम्स के साथ। उनकी कहानी को फिक्शन में कन्वर्ट करना चेंज लाने के लिए नहीं किया है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया है। इवन एट सम पॉइंट ये मूवी ट्राई करती है पेरेंट्स को ब्लेम करने का, सोसाइटी को ब्लेम करने का, इंस्टेड लड़कियों को एजुकेट करने का, जो आई थिंक इस मूवी का एक्चुअल मैसेज होना चाहिए था। क्लाइमैक्स जो मूवी के मैसेज को रिवील करने के लिए होता है, वहां इन्होंने सिविल वॉर सा दिखा दिया है। इनका रिवेंज ये है कि नेहा के साथ जो मल्टीपल टाइम्स रेप हुआ है उसका रिवेंज जेसीबी से फैजान का घर तोड़ना है। बाय द वे जेसीबी को मस्त हीरो वाली एंट्री दी है इस फिल्म में। इनका मैसेज ये है कि पब्लिक को मोब मेंटालिटी से जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर बन जाना चाहिए और पब्लिक को कोर्ट के बाहर ही जज कोई फैसला सुनाए उससे पहले इन जैसे कल्प्रिट्स को सजा दे देनी चाहिए। मूवी कहीं पर भी फैक्ट्स के साथ स्टोरी को ट्रीट नहीं करती और इसी वजह से वो रियल भी नहीं लगती। और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था मैं, पर वो फालतू का अटेंशन देना होगा ऐसी मूवीज को जिसका पर्पस बस लोगों की हेट को ट्रिगर करना है, ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन में किसी इशू पे काम करना। बट स्टिल आई वॉन्ट स्टॉप यू। शायद ये बेवकूफ़ी देखकर भी किसी की लाइफ में चेंज आ जाए या फिर एटलीस्ट सिर्फ ये पता चल जाए कि क्या नहीं करना होता है। कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी। आई होप आप लोगों को इस मूवी का मैसेज समझ में आए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आई एम आकाश एंड दिस इज फिक्शन इज रियल। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।